चींटी और कबूतर। एक समय की बात है, एक चींटी को बहुत जोर की प्यास लगी। वो चलते चलते एक नदी किनारे पहुंची। वह जैसे ही पानी पीने के लिए नदी की तरफ झुकी तो फिसलकर नदी में गिर गई। चींटी नदी में बहने लगी। उसी नदी के किनारे एक पेड़ था जिस पर एक कबूतर बैठा हुआ था। उसने चींटी को पानी में डूबते हुए देखा तो उसे दया आ गई। उसने झट से एक पत्ता तोड़ा और पानी में गिरा दिया। चींटी झट से पत्ते पर चढ़ गई और तैरते हुए नदी के किनारे पहुंच गई। चींटी बहुत खुश हुई और कबूतर को धन्यवाद किया और चींटी अपने घर की तरफ चल दी। कुछ दिनों बाद जंगल में एक शिकारी आया। उसने कबूतर को पेड़ पर बैठा हुआ देखकर निशाना लगाया। चींटी ने शिकारी को कबूतर पर निशाना लगाते हुए देख लिया। चींटी झट से शिकारी के पास पहुंची और शिकारी के पैरों में जोर से काटा। शिकारी चिल्लाने लगा और उसका निशाना चूक गया। आवाज सुनते ही कबूतर आसमान की तरफ उड़ गया। कबूतर ने उड़ते उड़ते चींटी को धन्यवाद किया। शिक्षा: विपत्ति के समय जो हमारे काम आता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। एक गांव में रामलाल नामक एक किसान रहता था। धनी होने के बावजूद भी वह बहुत लोभी था। एक दिन एक साधु रामलाल के घर आया। रामलाल ने साधु की खूब सेवा की। उसने अपने लोभी मन की बात साधु को बताई। साधु ने उसे वरदान स्वरूप प्रतिदिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी दी। अब किसान को प्रतिदिन सोने का एक अंडा मिलने लगा, किंतु वह अपने लोभ का क्या करता? वह जल्दी ही और अधिक धनी जो बनना चाहता था। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं मुर्गी के पेट से सारे अंडे एक साथ ही निकाल लूं? यह सोचकर उसने मुर्गी का पेट काट डाला, परंतु उसे मुर्गी के पेट से एक भी अंडा नहीं मिला। किसान अपनी गलती पर पछताते हुए रोने लगा, क्योंकि अपने लोभ तथा लालच के कारण वह प्रतिदिन सोने का अंडा देने वाली मुर्गी से हाथ जो धो बैठा था। उपदेश: लालच बुरी बला है। दुष्ट बगुला। तेज गर्मी पड़ रही थी। तालाब का पानी सूखता जा रहा था। उस तालाब में बहुत सी मछलियां रहती थी। इसी तालाब में एक दुष्ट बगुला भी रहता था। उसने अपनी भूख मिटाने का एक नया उपाय सोचा। वह साधु का वेश बनाकर तालाब के किनारे बैठ गया। वह उदास दिख रहा था। मछलियों ने उससे पूछा, मामा, क्या बात है? तुम दुखी दिखाई दे रहे हो। मैं तुम्हारे लिए चिंता कर रहा हूँ। हमारे लिए चिंता? भला क्यों? देखो, तालाब का पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। गर्मी बढ़ रही है। पानी के बिना तुम भला जीवित कैसे रहोगी? तो फिर आपने क्या उपाय सोचा मामा? मछलियों ने घबराकर कहा। मैं तुमको बचाना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें बचाने का एक उपाय सोचा है। बगुला बोला। क्या? बगुला कहने लगा, थोड़ी ही दूरी पर एक बड़ा तालाब है। मैं अपनी चोंच में पकड़कर तुम सबको एक एक करके वहां छोड़ आऊंगा। हम तुम पर कैसे विश्वास कर लें?
तुम हमारी भलाई की बात भला क्यों सोचोगे? दुष्ट बगुले ने चाल चली। उसने सीधा साधा बनते हुए कहा, तुम ऐसा करो, एक मछली को मेरे साथ भेज दो, मैं उसे वह बड़ा तालाब दिखा लाऊंगा। तुम उसी से पूछ लेना। यदि तुम्हें विश्वास हो जाए तो तुम एक एक करके मेरे साथ चली चलना। मछलियां बगुले की बातों में आ गई। एक मछली बगुले के साथ चल दी। बगुला चोंच में दबाकर उसे बड़े तालाब तक ले गया। तालाब से लौटकर उस मछली ने बड़े तालाब का गुणगान अन्य मछलियों के सामने किया। मछलियों को बगुला ठीक ठाक लगा। अन्य मछलियां भी उसके साथ चलने को तैयार हो गई। अब बगुले का काम बन गया। वह प्रतिदिन उस छोटे तालाब से एक मछली ले जाता और रास्ते में चट्टान के पास बैठकर उसे मारकर खा जाता। हड्डियों को वहीं फेंक देता। इस प्रकार उसने तालाब की सारी मछलियां खा डाली। चट्टान के पास हड्डियों का ढेर लग गया। तालाब में केवल एक केकड़ा बचा था। अब बगुले की नजर उसी पर थी। बगुले ने उससे चलने को कहा। केकड़ा चालाक था। वह बोला, मैं तुम्हारी चोंच में दबकर नहीं चल सकता। मैं तुम्हारी गर्दन पर बैठकर चलूंगा। बगुले ने मन में सोचा, यह केकड़ा बड़ा चालाक बनता है, इसे मैं रास्ते में देखूंगा। बगुले ने उसकी शर्त मान ली। केकड़ा बगुले की गर्दन पर सवार हो गया। जब बगुला चट्टान के पास पहुंचा, तब केकड़े को हड्डियों का ढेर दिखाई दिया। वह बगुले की चालाकी समझ गया। केकड़े ने बगुले की गर्दन में अपने डंक गड़ाने शुरू कर दिए। बगुला दर्द से चिल्ला उठा। केकड़े ने बगुले की गर्दन को दबाकर सदा के लिए खत्म कर दिया। इस प्रकार दुष्ट बगुले को उसकी करनी की सजा मिल गई। एक गांव में 3 भाई रहते थे, सोहन, मोहन और रोहन। तीनों भाई एक सेठ के यहाँ नौकरी करते थे। एक दिन तीनों भाई घर पर विश्राम कर रहे थे। अचानक दरवाजे पर खटखटाने की आवाज हुई। तीनों भाई बाहर आए। सामने फटे पुराने कपड़ों में एक फकीर खड़ा था। तीनों भाई बोले, बाबा, हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। कृपया घर के अंदर पधारिए। तीनों भाइयों ने फकीर की बहुत सेवा की। फकीर उनकी सेवा से प्रसन्न हो गया। उसने उनको आशीर्वाद दिया और कहा, तुम गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करते हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें ऐसे काम बताऊंगा कि तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तीनों भाई फकीर के साथ चल दिए। चलते चलते वे गांव से दूर निकल गए। अचानक फकीर रुक गया। उसने सोहन से कुछ मांगने को कहा। मौका देखकर सोहन ने झट से कहा, बाबा, मैं बहुत सारी उपजाऊ भूमि चाहता हूँ। मैं उस पर ढेर सारा अन्न उगाना चाहता हूँ। फकीर ने अपनी झोली में से कुछ फूल निकाले और धरती पर बिखेर दिए। देखते ही देखते एक बहुत बड़ा उपजाऊ खेत सामने था। इतना बड़ा खेत काफी होगा? फकीर ने सोहन से पूछा। सोहन का लालच बढ़ गया। वह फकीर से बोला, अगर अच्छी फसल भी होती तो मजा आ जाता। फकीर समझ गया कि सोहन के मन में लालच आ गया है। फिर भी फकीर ने अपनी झोली से मोती निकालकर धरती पर फेंक दिए। देखते देखते गेहूं की फसल उगाई। तीनों भाई इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए।
अब तुम इस फसल की कटाई करो और गेहूं बेचकर धन कमाओ। यह कहकर फकीर दोनों भाइयों के साथ आगे चल दिया। कुछ दूर आगे चलने पर उन्हें एक भेड़ दिखाई दी। उस भेड़ को देखते ही मोहन बोला, मैं पशुपालन का धंधा करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मेरे पास बहुत सी भेड़ हो। मोहन का इतना कहना था कि फकीर ने झोली से मोती निकाले और धरती पर फेंक दिए। देखते ही देखते ढेर सारी भेड़ सामने खड़ी हो गईं। अब फकीर और रोहन आगे चल दिए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल गए। फिर एक स्थान पर वे रुके। वहां उन्होंने ठंडा मीठा पानी पिया। तभी फकीर ने रोहन से पूछा, बेटा, तुम क्या करना चाहते हो? रोहन बोला, मैं फूल उगाना चाहता हूं। फकीर ने झोली में से मोती निकाले और उन्हें धरती पर फेंक दिया। देखते ही देखते वहां हरियाली फूटने लगी और पौधे उगाए। फकीर बोला, अब हफ्ते भर में इन पौधों पर फूल खिल जाएंगे। यह कहकर फकीर आगे चल दिया। अगले दिन तीनों भाई इकट्ठे हुए। तीनों भाइयों के मन में लालच बढ़ता ही जा रहा था। अब वे फकीर की झोली को हथियाना चाहते थे। उनका मानना था उस झोली में ऐसे मोती हैं जिनसे मनोकामना पूरी की जा सकती है। अब तीनों भाई फकीर की खोज में जुट गए। फकीर को ढूंढते ढूंढते कई दिन बीत गए। तीनों ने फकीर के मिलने की उम्मीद छोड़ दी। तीनों वापस अपने गांव की ओर चल दिए। गांव पहुंचकर उन्होंने देखा कि ठीक प्रकार से देखभाल न होने के कारण सारी फसल नष्ट हो गई। सभी भेड़ मर गईं और फूल भी सूख गए। अब न तो गेहूं की फसल थी, न ही भेड़ और न ही फूलों के बगीचे। तीनों भाई अपने आप को कोसने लगे, परंतु अब कोसने से कुछ मिलने वाला नहीं था। अगर वे अधिक लालच नहीं करते तो फकीर द्वारा दी गई उपजाऊ भूमि, भेड़ों और फूलों के बगीचे के स्वामी होते। इसीलिए कहा जाता है, जितना मिले उसी में संतोष करो। एक मेमना अपनी नानी के घर जाना चाहता था। नानी के घर जाऊंगा, मोटा होकर आऊंगा। माँ, मेरी नानी कहाँ रहती है? बेटा, तेरी नानी तो दूर जंगल में रहती है। माँ, मैं नानी के घर जाऊंगा। बेटा, जंगल में शेर, चीता और भालू रहते हैं। वे तुझे खा जाएंगे। माँ, तू मुझे एक जादू की ढोलकी में रख देना। वह चलती जाएगी और मैं नानी के घर पहुँच जाऊंगा। ठीक है, मैं जादूगर से ऐसी ढोलक बनवा दूंगी। जादूगर, तू मेरे मेमने के लिए जादू की ढोलकी बना दे। लो, मैंने जादू की ढोलकी बना दी है। जब मेमना बोलेगा, चल मेरी ढोलक चलती चल, तब यह चलती जाएगी। अरे ढोलकी वाली, तू कौन है? मुझे भूख लगी है, मैं तुझे खाऊंगा। मैं मेमना हूँ। अभी मैं छोटा हूँ। नानी के घर से मोटा होकर आऊंगा, तब तुम मुझे खा लेना। हम तुझे खाना चाहते हैं। चल मेरी ढोलक चलते चल, मैं नानी के घर जाता हूँ, मोटा होकर आता हूँ, फिर मुझे खाना। नानी, अब मुझे माँ के पास भेज दो। मेमना, मैंने तेरी ढोलकी पर जादू का डंडा लगवा दिया है।
जब कोई जानवर तुझे खाने आए तो बोलना, बज मेरे डंडे, बजता चल, चलता चल, चलता चल। अब तू मोटा होकर आया है, हम तुझे खाएंगे। बज मेरे डंडे, बजता चल, चलता चल, चलता चल। ये कैसा मेमना है? बज मेरे डंडे, बजता चल, लगता चल, चलता चल। चलो भागो। माँ, मैं आ गया। ओहो, मेरा मेमना, तू आ गया? आजा। एक गधा अपनी पीठ पर नमक का बोझ लिए जा रहा था। बोझ भारी था और वह बहुत परेशान था। एक दूसरा गधा रुई का बोझ लिए उसी रास्ते से जा रहा था। वह भी बोझ से दबा जा रहा था। रास्ते में एक छोटी सी नदी मिली। नमक के बोझ वाला गधा पानी में कूद गया। नमक पानी में गलकर बह गया। उसका बोझ हल्का हो गया और वह आनंद से चलने लगा। रुई के बोझ वाले गधे ने सोचा कि मैं भी वैसा ही करूं तो मेरा बोझ भी हल्का हो जाएगा। ऐसा सोचकर वह भी पानी में कूद गया। पानी से भीगकर रुई भारी हो गई। गधा पानी से बाहर निकल ही नहीं पाया। वह वहीं डूब गया। सीख: बिना सोचे समझे नकल करने का फल बुरा होता है। अबू खां की बकरी। अल्मोड़ा में एक मियाँ जी रहते थे। नाम था उनका अबू खां। उन्हें बकरियां पालने का बड़ा शौक था। अबू गरीब थे। जब कोई बकरी भाग जाती तो अबू खां सिर पकड़कर बैठ जाते थे। हर बार यही सोचते कि अब से बकरी नहीं पालूंगा। मगर अकेलापन बुरी चीज है। थोड़े दिनों तक तो वे बिना बकरी के रह लेते, फिर कहीं से एक बकरी खरीद लाते। इस बार वे जो बकरी खरीद कर लाए थे वह बहुत सुंदर थी। उसके बाल सफेद थे, काले काले सींग भी बड़े खूबसूरत थे। सीधी इतनी कि चाहे तो कोई बच्चा भी दूध दुह ले। अबू खां ने प्यार से उसका नाम रखा चांदनी। उसके रहने के लिए एक खास जगह बनाई। उसके बीच में वे चांदनी को लंबी रस्सी से बांध कर रखते थे। अबू खां को लगा कि अब चांदनी कहीं नहीं जा सकती, मगर अबू खां धोखे में थी। चांदनी पहाड़ की खुली हवा को भूल नहीं पाई थी। चांदनी दिन पर दिन दुबली होने लगी। वह मैं करके चिल्लाती रहती। अबू खां जानते थे कि अगर यह पहाड़ पर चली जाएगी तो वहां भेड़िया इसे खा जाएगा। पहले भी कई बकरियों को खा चुका था, पर एक दिन बकरी रस्सी तुड़ाकर और लंबी छलांग लगाकर भाग ही गई। चांदनी पहाड़ पर पहुंची तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह पहाड़ी बकरियों के झुंड में मिल गई। रात का अंधेरा था। पहाड़ पर एक तरफ से आवाज आई, खू खू। चांदनी को भेड़िए का ख्याल आया। पहाड़ के नीचे से सीटी और बिगुल की आवाज आई। वह बेचारे अबू खां थे। वे कोशिश कर रहे थे कि सीटी और बिगुल की आवाज सुनकर चांदनी शायद लौट आए। उधर दुश्मन भेड़िए की आवाज आ रही थी। चांदनी के मन में अबू खां के पास लौटने का ख्याल आया। तभी उसे रस्सी
और कांटों का घेरा याद आ गया। गुलामी से तो मौत अच्छी। भेड़िया जमीन पर बैठा था। उसकी नजर बकरी पर जमी थी। पहले तो चांदनी ने सोचा कि क्या लड़ूं। भेड़िया बहुत ताकतवर है। उसके पास नुकीले बड़े बड़े दांत हैं। जीत तो उसकी ही होगी। फिर उसने सोचा, ना लड़ना भी तो कायरता होगी। बकरी ने सिर झुकाया, सींग आगे को किए और पैंतरा बदला। वह भेड़िए से लड़ती रही। बकरी यह खूब जानती थी कि वह भेड़िए को नहीं मार सकती, लेकिन मुकाबला जरूरी है। बिना लड़े हार मानना कायरता है। चांदनी ने भेड़िए पर एक के बाद एक हमला किया। भेड़िया चकरा गया। धीरे धीरे चांदनी की ताकत जवाब दे गई। वह बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ी। पास ही पेड़ पर बैठी दो चिड़ियों में बहस हो रही थी। कौन जीता? एक चिड़िया बोली, भेड़िया जीता। पर एक बूढ़ी चिड़िया ने कहा, चांदनी जीती। अब आप फैसला करो, कौन जीता? बहुत समय पहले एक माली राजभवन के बगीचे की देखभाल करता था। एक दिन शहर के मैदान में एक मेले का आयोजन होने वाला था। माली की इस मेले में जाने की बहुत इच्छा थी, लेकिन उसे इस बात की चिंता भी थी कि उसके पीछे शाही फुलवारी की देखभाल कौन करेगा। माली ने सोचा, हो सकता है कि पास के पेड़ों पर रहने वाले बंदर मेरी कुछ मदद कर दें। यह सोचकर माली ने बंदरों के नेता के पास जाकर सहायता की विनती की। बंदर प्रतिदिन माली को पानी देते हुए देखते थे, सो बंदर माली की मदद के लिए तैयार हो गए। दूसरे दिन माली मेला देखने चला गया। बंदरों ने पौधों में पानी देने का निश्चय किया। हमें प्रत्येक पौधे में कितना पानी देना चाहिए? एक बंदर ने अपने नेता से पूछा। हर पौधे की जड़ को उखाड़ कर देखो कि उसे कितने पानी की आवश्यकता है, फिर उसे आवश्यकता अनुसार पानी दे दो। बंदर के नेता ने जवाब दिया। इस तरह बंदरों ने सभी पौधों को उखाड़ कर उनमें पानी दिया। उन्होंने मिट्टी से सारी घास भी उखाड़ डाली। शाम को जब माली बगीचे में पहुंचा तो बंदरों की इस हरकत पर सिर पीट कर रह गया। उपदेश: हमें सोच समझकर दूसरों पर भरोसा करना चाहिए। गर्मियों के दिन थे। सूरज अपनी छटा बिखेर रहा था। सब कुछ सुनहरा और सुंदर दिखलाई पड़ रहा था। टिड्डे ने जी भरकर भोजन किया और प्रसन्न होकर गाना गाने लगा। तभी उसने देखा कि कुछ चींटियां भोजन इकट्ठा कर अपने घर ले जा रही हैं। उसने अपनी दोस्त चींटी से पूछा, तुम लोग कितनी लालची हो? खुशियों के सुहाने मौसम में भी काम कर रही हो? मुझे तो तुम पर तरस आता है। चींटी ने कहा, मेरे दोस्त, हम लोग आने वाली सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद सर्दियों के दिन आ गए। भोजन की कमी के कारण टिड्डे को भोजन मिलने में कठिनाई होने लगी। अंत में वह भूखमरी की कगार पर जा पहुंचा। तब थक हार कर वह अपनी दोस्त चींटी के घर पहुंचा तथा उससे कुछ भोजन की मांग की। इस पर चींटी ने कहा, देखा मित्र, तुमने गर्मियों के दिनों को गाने में बिता दिया। अब सर्दियों में नाच करो। चले जाओ, मैं तुम जैसे आलसी को
कुछ भी नहीं दे सकती। यह कहकर चींटी ने अपना दरवाजा बंद कर दिया। उपदेश: आलसी दुखी रहते हैं। किसी जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। अब उसमें इतनी शक्ति नहीं बची थी कि वह अपने भोजन के लिए किसी जानवर का शिकार कर सके। उसने सोचा, यदि ऐसी ही स्थिति रही तो हो ना हो एक दिन मैं भूख से मर जाऊंगा। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने पूरे जंगल में अपनी बीमारी की खबर फैला दी और मांद में लेट गया। अब जंगल का जो भी जानवर उसका हाल चाल पूछने आता, वह उसे खाकर अपनी भूख शांत कर लेता। इस प्रकार एक एक करके जंगल के बहुत सारे जानवर उसका शिकार बनते गए। एक दिन एक लोमड़ी भी शेर का हालचाल जानने पहुंची, परंतु वह बहुत चतुर थी। मांद के बाहर अंदर जाते कई जानवरों के पैरों के चिन्ह देखकर वह धूर्त शेर की नीयत भाप गई। उसने मांद के बाहर से ही शेर को आवाज दी, अब आपकी तबीयत कैसी है वनराज? मेरी स्थिति अच्छी नहीं है बहन, अंदर आओ ना, शेर ने कहा। मैं अवश्य आती महाराज, लेकिन मेरे सामने सभी जानवरों के मांद के अंदर जाने के ही चिन्ह हैं, बाहर आने के नहीं। इसलिए मैं उनकी तरह मरना नहीं चाहती। यह कहकर चतुर लोमड़ी वहां से तेजी से जंगल के अन्य जानवरों को सावधान करने निकल गई। उपदेश: हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। कुकड़ूकू, कुकड़ूकू। भाई मोंगू, नमस्कार। बहुत सुबह उठ गए हो। हाँ मासी, मैं तो जल्दी ही उठता हूँ। सबको समय पर जगाना जो होता है। आओ, नीचे आओ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर जंगल घुमा दूं। ना ना ना, मैं यही ठीक हूँ, मुझे नहीं जाना। तुम मुझे खा जाओगी। नहीं नहीं, जंगल के राजा ने ढिंढोरा पिटवाया है कि अब कोई किसी को नहीं खाएगा। मैंने तो नहीं सुना। अरे, ये कौन भागे आ रहे हैं? शिकारी कुत्ते? मासी, कहाँ चले? अगर कुत्तों ने ढिंढोरा ना सुना हो तो। एक जंगल में एक हाथी रहता था। वह रोज नदी में स्नान करने के लिए जाता था। रास्ते में एक दर्जी की दुकान थी। दर्जी हर रोज हाथी को एक केला खिलाता था। इस तरह से दर्जी और हाथी में गहरी दोस्ती हो गई थी। एक दिन रोज की तरह हाथी नदी में स्नान करने जा रहा था। उस दिन दर्जी किसी काम से बाहर गया हुआ था। दुकान पर उसका शैतान बेटा बैठा था। उस दिन उसे हाथी से मजाक करने की सूझी। रोज की तरह हाथी जब दर्जी की दुकान पर पहुंचा, तो दर्जी के बेटे ने उसकी सूंड में सुई चुभा दी। दर्द और गुस्से में चिंघाड़ता हाथी वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद नदी से स्नान कर लौटते समय हाथी ने अपनी सूंड में गंदा पानी भर लिया। फिर उसने उस गंदे पानी को दर्जी की दुकान में जाकर उड़ेल दिया। फलस्वरूप दुकान में रखे सारे कपड़े गंदे हो गए। दर्जी को जब इस बात का पता चला, तो उसने अपने लड़के को बहुत फटकार लगाई। उपदेश:
बुरे काम का बुरा नतीजा। एक किसान था। उसके बगीचे में आम का एक पेड़ था। उस पर कोई फल नहीं लगता था। उस पेड़ पर चिड़िया, तोते, टिड्डे आदि रहते थे। एक दिन किसान ने सोचा, आज मैं यह पेड़ काट दूंगा। अब यह किसी काम का नहीं है। इसकी लकड़ी से बच्चे के पढ़ने के लिए मेज और बाबा के लिए कुर्सी बनवा दूंगा। जैसे ही किसान पेड़ के पास गया, उस पेड़ पर रहने वाले जीव जंतुओं ने कहा, किसान किसान, ये पेड़ मत काटो, यह हमारा घर है। नहीं नहीं, मैं तो काटूंगा और आज ही काटूंगा। जैसे ही किसान ने पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई, वैसे ही घोंसले में बैठे चिड़ियों के छोटे छोटे बच्चे रोने लगे। किसान को दया आ गई। ये बच्चे तो बहुत प्यारे हैं, मैं पेड़ कैसे काट सकता हूँ? यह पेड़ बहुत से जीवों का घर है, मैं इसे नहीं काट सकता। किसान ने कहा, दोस्तों, मैंने फैसला किया कि मैं यह पेड़ नहीं काटूंगा, बल्कि यहाँ कुछ पेड़ और भी लगाऊंगा। यह सुनकर सभी पक्षी और जानवर खुश हो गए। गिलहरी खुश होकर डालियों पर दौड़ लगाने लगी। चिड़िया ची ची करके शोर मचाने लगी। किसान भी सभी जीव जंतुओं को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने अपने कंधे पर कुल्हाड़ी रखी और घर चला गया। सुनो कहानी, दो आलसी। गर्मी के दिन थे और दोपहर का समय। दो आदमी सुबह सुबह आए और आम के पेड़ के नीचे सो गए। धूप पत्तों से छन छन कर उन पर पड़ रही थी, फिर भी वे नहीं उठे। जहां थे वहीं पड़े रहे। दोनों के बीच में एक पका आम टपका, सुनहले रंग का। एक ने दूसरे से कहा, दोस्त, जरा यह आम उठाकर मेरे मुंह में डाल दो, देखूं तो कैसा है। दूसरे ने कहा, अरे कैसे उठूं, कुत्ता मेरा मुंह चाट रहा है, पहले तुम इसे हटा दो। उधर से एक ऊंट वाला जा रहा था। पहले आलसी ने पुकारा, ओ ऊंट वाले भाई, जरा इधर आना। ऊंट वाला भला था, वह आया, पूछा, क्या है? अरे भाई, यह आम उठाकर मेरे मुंह में डाल दो। अच्छा, इसी के लिए तुमने मुझे इतनी दूर से बुलाया था? बगल में पड़ा आम भी तुमसे उठाया नहीं जाता। बड़े आलसी जान पड़ते हो। आलसी की मदद तो भगवान भी नहीं करता। और तुम कम आलसी हो, जो इतनी दूर आकर भी इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते। पहला आलसी बोला। ऊंट वाले ने कहा, जो हाथ पैर नहीं हिलाता उसका भला भगवान भी नहीं करता। यह कहकर ऊंट वाला चला गया। आम दोनों के बीच पड़ा रहा। दोनों आलसी किसी का इंतजार करते रही। एकता में शक्ति। एक बूढ़ा आदमी था। उसके 4 पुत्र थे। वे आपस में लड़ा करते थे। बूढ़ा नहीं चाहता था कि उसके पुत्र आपस में लड़ें। एक दिन बूढ़ा कुछ पतली लकड़ियों का गट्ठर ले आया। फिर उसने अपने लड़कों को बारी बारी से बुलाया और प्रत्येक से पूछा, क्या तुम इस लकड़ी के गट्ठर को तोड़ सकते हो? सबने कोशिश की, पर कोई उस गट्ठर को नहीं तोड़ सका। फिर बूढ़े ने गट्ठर खोलकर प्रत्येक लड़के को एक एक लकड़ी दी और उसे तोड़ने को कहा। प्रत्येक लड़के ने आसानी से लकड़ी तोड़ दी। बूढ़े आदमी ने लड़कों से कहा, तुमने देखा कि ये लकड़ियां जब तक एक साथ बंधी थी तो तुम में से कोई भी इन्हें नहीं तोड़ सका, परंतु अलग अलग होने पर तोड़ दिया। इसी प्रकार यदि तुम मिलकर रहोगे तो शक्तिशाली बनोगे और अलग अलग रहोगे तो कमजोर बनोगे। अतः तुम्हें आपस में मिलकर रहना चाहिए।
एकता में बल है। एक नदी के पास पहाड़ की तलहटी में गिलहरी, खरगोश, गोरिल्ला और हाथी रहा करते थे। वे एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र थे। एक दिन सुबह गिलहरी एक पेड़ पर चढ़ गई और रोज की तरह व्यायाम करना शुरू कर दिया। पेड़ के नीचे से बहती नदी का पानी तेजी से ऊपर उछला और धमाके के साथ नदी पर बना लकड़ी का पुल टूट गया। गिलहरी नीचे कूद गई। खरगोश उछलता कूदता वहां पहुंचा। वह चिंतित होकर बोला, पुल टूट गया, अब हम क्या करें? गोरिल्ला झूमता हुआ आया। उसे भी कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। चिंता मत करो, हाथी ने अपनी सूंड हिलाते हुए कहा, यदि हम सब मिलकर काम करें तो नया पुल बना सकते हैं। गिलहरी रस्सी लेने के लिए घर चली गई। खरगोश टोकरियां बनाने चला गया। गोरिल्ला अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करने चला गया। हाथी बल्ली लाने के लिए चल दिया। उनके पुल बनाने की योजना को झाड़ियों में छिपी एक लोमड़ी ने सुन लिया। वह उनकी योजना को विफल करने का उपाय सोचने लगी। लोमड़ी गोरिल्ला के घर जा पहुंची। गोरिल्ला कुल्हाड़ी की धार तेज कर रहा था। लोमड़ी उससे बोली, तुम गिलहरी और खरगोश के लिए इतना कठिन काम क्यों कर रहे हो? तुम तो ज्यादा ताकतवर हो। गोरिल्ला को लगा कि यह लोमड़ी ठीक ही कहती है। उसने कुल्हाड़ी एक तरफ रख दी। इसके बाद लोमड़ी खरगोश के घर गई। वह टोकरी बनाने के काम में लगा था। लोमड़ी ने उसे धमकी दी, मैं तुम्हें वो पुल नहीं बनाने दूंगी। अगर तुमने घर से बाहर कदम रखा तो मैं तुम्हें समूचा निगल जाऊंगी। खरगोश की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। जब गिलहरी रस्सी लेकर नदी के किनारे पहुंची तो हाथी पहले से ही अपने सूंड में बल्ली पकड़े वहां मौजूद था। उन्होंने गोरिल्ला और खरगोश का काफी देर तक इंतजार किया, पर वे न आए। गिलहरी ने दुखी होकर हाथी से कहा, वे दोनों नहीं आएंगे। आओ हम स्वयं पुल बनाएं। वे दोनों पुल बनाने के काम में जुट गए। थोड़ी ही देर में उनको पता चल गया कि गोरिल्ला और खरगोश के बिना वे पुल नहीं बना सकते। हाथी और गिलहरी खरगोश के घर गए। वहां उन्हें सारी बात पता चली। जब पिछली बार लोमड़ी ने तुम्हारे घर पर कब्जा करने की कोशिश की थी, तब हम सब ने मिलकर उसे खदेड़ दिया था। हाथी ने कहा, एक होकर हम ताकतवर हो जाते हैं और किसी शत्रु से नहीं डरते। गिलहरी ने कहा। खरगोश बोला, तुम ठीक कहती हो। हम सब मिलजुल कर पुल बना सकते हैं और लोमड़ी को हरा भी सकते हैं। इसके बाद तीनों गोरिल्ला से मिलने उसके घर गई। हाथी ने रस्सी से एक धागा निकालकर उसके हाथ में पकड़ा दिया, जिसे गोरिल्ला ने आसानी से तोड़ दिया। लेकिन समूची रस्सी को वह अपना जोर लगाकर भी नहीं तोड़ सका। गिलहरी बोली, एकता में ही ताकत है, सच है ना? गोरिल्ला ने सिर खुजलाते हुए कहा, मैं तो लोमड़ी के झांसे में आ गया था। फिर चारों दोस्त पुल बनाने के काम में जुट गए। उन्होंने लोमड़ी को फंसाने के लिए नदी के किनारे एक गड्ढा खोदा। गोरिल्ला अपनी कुल्हाड़ी से जंगल के पेड़ काटकर गिराने लगा और हाथी उनको सूंड से उठाकर नदी के किनारे पहुंचाने लगा। गिलहरी बेत के छिलके उतारने में लग गई ताकि खरगोश उनकी टोकरियां बना सके। धीरे धीरे पुल बनने लगा। तभी लोमड़ी दबे पांव वहां आ पहुंची। पुल बनते देखकर वह आग बबूला हो उठी। वह रस्सी को काटने के लिए उछली और गड्ढे में जा गिरी। हाथी गड्ढे के पास आया और उसने लोमड़ी को अपनी सूंड में लपेटकर ऊपर उछाल दिया। वह पानी में डूब मरी। चारों दोस्तों ने मिलकर नया पुल तैयार कर ही दिया। आहा, जरा देखो कितना सुंदर दृश्य है। डूबते सूरज की लाली छाई हुई है और गिलहरी
खरगोश, गोरिल्ला तथा हाथी नए पुल को पार कर रहे हैं। एकता जिंदाबाद। जैसे को तैसा। एक समय की बात है कि एक बूढ़ा आदमी किसी गांव में से चला आ रहा था। अचानक उसे किसी के गाने की आवाज सुनाई पड़ी। आवाज एक झोपड़ी में से आ रही थी। गीत की धुन बड़ी मीठी और प्यारी थी। बूढ़ा आदमी काफी देर तक खड़ा खड़ा सुनता रहा। फिर उसने झोपड़ी के भीतर झांक कर देखा। एक छोटी सी लड़की गा रही थी। बूढ़े आदमी ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई और उसे सोने की एक मोहर दी। लड़की का पिता मोहन पास ही खड़ा था। उसकी बाँछें खिल गईं। उसे स्वप्न में भी ऐसी आशा नहीं थी। उसने झट लड़की से मोहर छीन ली। उधर जैसे ही बूढ़ा आदमी वापस जाने के लिए मुड़ा, मोहन ने चिल्लाकर कहा, अरे ठहरो, जाते कहाँ हो? बकाया तो चुकाते जाओ। बूढ़े आदमी ने मोहन की ओर बड़ी हैरानी से देखा। मोहन बोला, देखो बाबा, मेरी बच्ची के गाने का मजा लेने का मोल बस एक सोने की मोहर नहीं, इसकी 10 मोहरें लगती हैं। 9 मोहरें और निकालो। बूढ़े आदमी को यह समझते देर न लगी कि हो ना हो यह आदमी धूर्त है। पर अनजान बनते हुए उसने कहा, गाने में कोयल को भी मात देने वाली लड़की के भाग्यशाली पिता, मुझे अफसोस है कि इस समय मेरे पास और मोहरें नहीं हैं। कोई बात नहीं, मोहरें नहीं हैं तो अपनी टोपी और सोने की जंजीर देते जाओ, मोहन ने कहा। बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ हाँ, टोपी तुम्हारे सिर पर होनी ही चाहिए, जिसमें इतना तेज दिमाग है, और गले में जंजीर भी। लेकिन मेरे भाई, यह टोपी और जंजीर बड़ी घिसी पिटी है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें टकसाल से अभी अभी निकली नई और खरी सोने की 100 मोहरें दूंगा। और हाँ, जो मुहर मैंने अभी दी है वह भी पुरानी है, थोड़ा खोट भी है उसमें, तुम उसे भी लौटा दो और चलो मेरे साथ। 100 मोहरें? तुम सचमुच कोई भले आदमी हो। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। कितनी दूर है तुम्हारा घर? 1000 कोस हो तो भी मैं 100 मोहरों के लिए वहां तक चल सकता हूँ। मोहन खुशी से पागल हो रहा था। अरे भाई, 1000 कोस की नौबत नहीं आएगी, बस 3 कोस ही चलना होगा, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। मोहन ने बूढ़े आदमी को वह सोने की मुहर लौटा दी और फिर वह उसके पीछे पीछे चलने लगा। मोहन चला जा रहा था। उसके मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। एकदम उसके मुंह से निकला, बाबा, जानते हो 100 मोहरों से मैं क्या करूंगा? नहीं तो, बूढ़े ने उत्तर दिया। मैं एक महल खड़ा करूंगा, ऐसा शानदार जिसके सामने राजा का महल भी पानी भरे। अच्छा, यह बात है। और मैं राजा से कहूंगा कि वो अपनी बेटी मुझसे ब्याह दे। लेकिन तुम्हारा तो ब्याह हो चुका है, एक बच्ची भी है तुम्हारी। तो क्या हुआ, मैं एक और ब्याह कर लूंगा, लेकिन इस बार तो किसी राजकुमारी को ही वरूंगा। वाह भाई वाह। चलते चलते वे नगर में राजा के महल के पास पहुंच गए थे। बूढ़े आदमी को महल के सिंह द्वार की ओर जाते देख मोहन ने पूछा, तुम उधर क्यों जा रहे हो? यह तो राजा का महल है। हाँ हाँ, यह मेरा ही घर है, बूढ़े ने कहा। मोहन ने चौंक कर ध्यान से बूढ़े की ओर देखा। वह एकदम पहचान गया। बूढ़ा और कोई नहीं, नगरी का राजा ही था।
भेष बदला होने के कारण वह पहले नहीं पहचान सका था। मोहन को काटो तो खून नहीं, उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। यह देखकर राजा ने नम्रता से कहा, गाने में कोयल को भी मात देने वाली लड़की के पिता, तेरी बेटी के गाने से मुझे 2 पल के लिए आनंद आया। इसके बदले में 100 मोहरों का वायदा करके क्या मैंने तुझे घड़ी भर का आनंद नहीं दिया? तुम्हारी बेटी के मीठे कंठ स्वर ने मुझको खुश किया और मेरी मीठी बात ने तुमको। खुशी के बाद तुम्हारे लालच से मुझको निराशा हुई और यह उचित ही है कि तुम्हें भी खुशी के बाद निराशा मिले। अब जाओ, निकल जाओ यहां से। अपना समूह लेकर मोहन को वापस लौटना पड़ा। चले थे छब्बे बनने, डूबे भी न रहे। एक गांव में 4 मूर्ख दोस्त रहते थे। एक दिन उन्होंने शहर जाकर पैसे कमाने की सोची। फिर वे अपनी भैंस को साथ लेकर शहर की ओर निकल पड़े। रास्ते में एक नदी देख उन्होंने तय किया कि 2 लोग भैंस की पूंछ व 2 लोग सींग पकड़कर नदी को पार करेंगे। नदी में पानी कम था, इसलिए उन्होंने आसानी से नदी पार कर ली। नदी के पार पहुंचकर उन चारों ने एक दूसरे को गिनना शुरू किया। 1, 2, 3। वे सोच में पड़ गए, क्योंकि वे चले तो 4 थे, फिर 3 कैसे रह गए? दरअसल गिनने वाला हर बार स्वयं की गिनती नहीं करता था। उन चारों मूर्खों को लगा कि उनका एक दोस्त नदी में डूब गया। यह सोचकर चारों दोस्त जोर जोर से रोने लगे। वहां से गुजर रहे एक किसान ने उन मूर्ख दोस्तों से रोने का कारण पूछा, तो उन्होंने बताया। किसान समझ गया कि ये चारों महामूर्ख हैं। किसान ने चारों दोस्तों को एक पंक्ति में खड़ा किया और बोला, देखो मैं तुम्हारे चौथे दोस्त को कैसे ढूंढ निकालता हूं। फिर किसान ने सभी के कंधों पर हाथ रखकर गिनती प्रारंभ की। 1, 2, 3, 4। देखा, तुम चारों दोस्त यहां मौजूद हो। कोई नहीं डूबा। यह जानकर चारों मूर्ख दोस्त खुश हो गए। वे हंसी खुशी आगे बढ़ चले। उपदेश: हमें अक्ल से काम लेना चाहिए। मूर्ख कछुआ। एक तालाब में एक कछुआ और 2 हंस रहते थे। वे तीनों बहुत अच्छे मित्र थे। तालाब का पानी धीरे धीरे सूखने लगा था। तीनों किसी दूसरे तालाब में जाकर रहना चाहते थे, परंतु समस्या यह थी कि कछुआ उनके साथ कैसे जाएगा। तभी दोनों हंसों ने एक उपाय सोचा। दोनों हंसों ने एक लकड़ी के टुकड़े को दोनों तरफ से तथा कछुए ने बीच से पकड़ लिया। उड़ने से पहले दोनों हंसों ने कछुए से कहा, तुम बहुत बोलते हो। रास्ते में यदि तुम अपना मुंह खोलोगे तो नीचे गिर जाओगे, इसलिए तुम कुछ मत बोलना। यह कहकर दोनों हंस उड़ने लगे। उड़ते हुए कछुए ने देखा कि कुछ लोग उस पर हंस रहे हैं। वह उन्हें डांट कर सबक सिखाना चाहता था। बिना सोचे समझे उसने जैसे ही बोलने के लिए अपना मुंह खोला, धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरते ही उसकी मृत्यु हो गई। शिक्षा: हमें सोच समझकर काम करना चाहिए। नकलची बंदर। एक समय की बात है, सड़क के किनारे एक वृक्ष पर बहुत से बंदर रहते थे। गर्मी का दिन था। वहां से एक थका हारा टोपी बेचने वाला जा रहा था। पेड़ की घनी छाया देखकर उसने टोपियों की गठरी वहीं रख दी और आराम करने लगा। थकावट के कारण उसे नींद आ गई।
जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपनी गठरी को खाली पाया। वह बहुत हैरान हुआ। उसने इधर उधर देखा। कुछ देर बाद उसकी नजर पेड़ पर बैठे हुए बंदरों पर गई। बंदरों ने टोपी वाले की सारी टोपियां अपने सिरों पर पहन रखी थीं। उसने बंदरों को डराया, धमकाया, लेकिन बंदरों ने टोपियां नहीं दी। तब टोपी वाले ने उपाय से काम लिया। उसने अपनी टोपी सर से उतारकर नीचे फेंक दी। यह देखकर नकलची बंदरों ने भी अपनी टोपियां सिरों से उतारकर नीचे फेंक दी। टोपी वाले ने अपनी सारी टोपियां इकट्ठी की और वहां से चल दिया। एक दिन विष्णु जी के पास गए नारद जी। पूछा, मृत्यु लोक में वह कौन है, पुण्य श्लोक भक्त तुम्हारा प्रधान? विष्णु जी ने कहा, एक सज्जन किसान है, प्राणों से प्रियतम, उसकी परीक्षा लूंगा। हंसे विष्णु सुनकर यह, कहा कि ले सकते हो। नारद जी चल दिए। पहुंचे भक्त के यहाँ। देखा, हल जोत कर आया वह दोपहर को। दरवाजे पर पहुंचकर राम जी का नाम लिया। स्नान भोजन करके फिर चला गया काम पर। शाम को आया दरवाजे पर, फिर नाम लिया। प्रातःकाल चलते समय एक मधुर नाम स्मरण किया। बस केवल 3 बार नारद चकरा गए, किंतु भगवान को किसान ही याद आया है। गए विष्णु लोक, बोले भगवान से, देखा किसान को दिन भर में 3 बार नाम उसने लिया है। बोले विष्णु, नारद जी, आवश्यक दूसरा एक काम आया है, तुम्हें छोड़कर कोई नहीं कर सकता। साधारण विषय ये बात को विवाद होगा, तब तक यह आवश्यक कार्य पूरा कीजिए। तेल पूर्ण पात्र यह लेकर प्रदक्षिणा कर आइए भूमंडल की। ध्यान रहे सविशेष एक बूंद भी इससे तेल ना गिरने पाए। लेकर चले नारद जी। आज्ञा पर घृत लक्ष्य, एक बूंद तेल उस पात्र से गिरे नहीं। योगी राज जल्द ही विश्व पर्यटन करके लौटे बैकुंठ को। तेल एक बूंद भी उस पात्र से गिरा नहीं। उल्लास मन में भरा था, ये सोचकर तेल का रहस्य एक अवगत होगा नया। नारद को देखकर विष्णु भगवान ने बैठाया स्नेह से, कहा, यह उत्तर तुम्हारा यहीं आ गया। बतलाओ, पात्र लेकर जाते समय कितनी बार नाम इष्ट का लिया? एक बार भी नहीं। शंकित हृदय से कहा नारद ने विष्णु से, काम तुम्हारा ही था, ध्यान उसी में लगा रहा, नाम फिर क्या लेता? और विष्णु ने कहा, नारद, उस किसान का भी काम मेरा दिया हुआ है। उत्तरदायित्व कई लादे हैं, एक साथ सबको निभाता और काम करता हुआ नाम भी वो लेता है। इसी से है प्रियतम। नारद लज्जित हुए, कहा, यह सत्य है। सारस और लोमड़ी। किसी जंगल में एक सारस और लोमड़ी रहते थे। धीरे धीरे उन दोनों में मित्रता हो गई। लोमड़ी बहुत चालाक थी, पर सारस बहुत सीधा था। एक दिन लोमड़ी ने सारस से कहा, मित्र, कल तुम्हें मेरे घर पर भोजन करना है। सारस ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अगले दिन सारस लोमड़ी के घर पहुंचा। लोमड़ी ने खीर बनाई थी और उसे 2 फैली थालियों में परोसा था। दोनों मित्र खीर खाने बैठे। लोमड़ी थोड़ी ही देर में खीर चट कर गई, परंतु बेचारा सारस अपनी लंबी चोंच से खीर न खा सका और भूखा ही रह गया। उसने मन ही मन में लोमड़ी से अपने इस अपमान का बदला लेने का निश्चय किया। कुछ दिनों के बाद एक दिन सारस ने लोमड़ी से कहा, बहन,
कल तुम हमारे घर खाने पर आना। लोमड़ी ने खुशी खुशी उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और अगले ही दिन उसके घर पहुंच गई। सारस ने खीर बनाई और 2 लंबी गर्दन वाले बर्तनों में परोसी। सारस अपनी लंबी चोंच से खीर साफ कर गया, लेकिन लोमड़ी न खा सकी और भूखी रह गई। वह अपने पिछले व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा हुई। शह और मात प्रस्तुत कहानी में एक सेठ एक बूढ़े व्यक्ति को बातों में लेकर उसकी गाड़ी और बैल हड़प लेता है, परंतु अंत में उसकी चाल। Oswald. A nice quiet picnic. क्या ख्याल है बीनी? पिकनिक के लिए तो आज का दिन बहुत बढ़िया है ना? तुम तैयार हो ऑसवाल्ड? हम अभी आते हैं हेनरी। हम चले हैं पिकनिक और मिलके करेंगे मौज, सब चलेंगे साथ, मैं और तुम और मैं और हेनरी भी हो गए 3। मैंने सबके लिए खाना बनाया। देखो, 1, 2, 3 सैंडविच मछली के अचार के, और हाँ, बहुत से टिश्यू सफाई करने के लिए। वाह, शुक्रिया हेनरी। सब तैयार? हाँ बिल्कुल। तो फिर चलो। ये जगह बिल्कुल सही है पिकनिक के लिए। यहाँ आओ विनी, बैठने के लिए यहाँ कंबल बिछाएं। और टिश्यूज मत भूलना। 1, 2, 3, ये रहा, सब तैयार है। तो चलो कुछ खाते हैं। नहीं ऑसवाल्ड, इतनी जल्दी नहीं। ओह ठीक है। क्या तुम बॉल खेलोगे हमारे साथ? नहीं शुक्रिया, मैं अपना अखबार पढ़ना चाहता हूँ। यानी बस हम दोनों ही बचे हैं। चलो खेलें। ये लो पकड़ो। बहुत खूब। ओफो, सैमन मछलियाँ इस साल कुछ जल्दी ही उल्टी तैरने लगी। अरे वो देखो डेजी, उसे भी पिकनिक मनाने बुलाते हैं। डेजी को भी? लेकिन ऑसवाल्ड, यहाँ तो सिर्फ 3 लोगों का खाना है। 1, 2, 3। तो क्या बांट लेंगे? डेजी यहाँ आओ, हमारे साथ पिकनिक मनाओगी? अरे वाह, पिकनिक क्यों नहीं? खैर ठीक है, हम तीनों के साथ डेजी भी, यानी 1, 2, 3, 4 लोग और 3 सैंडविच। हाँ, शायद काम चल जाए अगर हम बांट लें। खाना खाने का वक्त हुआ क्या हेनरी? नहीं। तुम हमारे साथ बॉल खेलोगे? नहीं थैंक यू, मैं तो अपना अखबार पढ़ना चाहता हूँ। ओके, आ जाओ डेजी, हम खेलते हैं, आओ। ये क्या, पॉम्फ्रेट के दाम बढ़ गए फिर से? बॉल यहाँ फेंको ऑसवाल्ड। तो ये लो। अरे वो रहा पोंगो। चलो उसे भी बुलाते हैं पिकनिक मनाने। क्या पोंगो? पर ऑसवाल्ड, ये खाना तो सिर्फ 4 के लिए है और वो कितना बड़ा है। तो हम बांट लेंगे। अरे पोंगो, तुम हमारे साथ पिकनिक मनाओगे? वाह, पिकनिक! क्या बताऊं, मुझे बाहर खाना बहुत पसंद है। चलो
हम चारों और पोंगो मिलकर हुए 1, 2, 3, 4, 5। 3 सैंडविच और 5 लोग। छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे। क्या खाना खाने का वक्त हो गया हेनरी? नहीं। तो तुम बॉल खेलना चाहोगे? तुम भी बॉल खेलो हेनरी। हाँ, हमारे साथ खेलो ना, खेलो ना। नहीं शुक्रिया, मेरे पास पढ़ने के लिए अखबार है। ठीक है, जब मन करे आ जाना। तो आज रात ट्राउट मछलियों का शो है। वो देखो, मैडम बटरफ्लाई और कैटरीना। चलो उन्हें भी पिकनिक मनाने बुलाते हैं। मैडम बटरफ्लाई और कैटरीना को भी? कभी देखा है वो नन्ही सी बच्ची कितना खाती है? ऑसवर्ल्ड, ये सिर्फ 5 लोगों के लिए काफी है। तो हम बांट लेंगे। मैडम बटरफ्लाई, कैटरीना, क्या हमारे साथ पिकनिक मनाओगे? हाँ, क्यों नहीं ऑसवर्ल्ड, पिकनिक के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। ठीक है, तो हम 5 लोगों के साथ कैटरीना और मैडम बटरफ्लाई यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 3 सैंडविच और खाने वाले 7 लोग। अच्छा हो अगर सबका पेट पहले से ही भरा हो। क्या हम खाना खाएं हेनरी? भूख लगी है। ना, इतनी जल्दी नहीं। ठीक है, तो क्या तुम खेलना? अखबार पढ़ना है ऑसवर्ल्ड, जरूरी है। सब यहाँ आओ, हम बॉल खेलेंगे। देखूं तो आज मेरा भविष्य क्या है। कहाँ गया? ये रहा। हे, वो आए लियो और एग्बर्ट। पेडल ऐसे करो भाई। हाँ ऐसे। इन्हें अपनी पिकनिक में बुलाएं। एग्बर्ट, लियो। कैसे हो ऑसवर्ल्ड? हाँ कैसे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं ऑसवर्ल्ड। यहाँ तो खाना सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ही लोगों के लिए है। तो हम बांट लेंगे। नहीं ऑसवर्ल्ड, नहीं होगा। 9 लोगों में 3 सैंडविच, सिर्फ 3 सैंडविच हो ही नहीं सकता। ये तो नामुमकिन है। इससे तो अच्छा है पिकनिक ही ना मनाए। हेनरी सही कह रहा है ऑसवर्ल्ड, वाकई इतना सा खाना सबके लिए कम पड़ेगा। हाँ सचमुच। क्या कहूँ, 3 सैंडविच तो मैं अकेला ही खा जाता हूँ। तो फिर हम और खाना ले आते हैं। बहुत अच्छा। कहाँ से लाओगे और खाना? मैं इस पेड़ से सेब गिरा सकती हूँ। लो कैच करो। पकड़ लिया। सेब। और मैं जानता हूँ कि अखरोट कहाँ मिलेंगे। बहुत बढ़िया है ना हेनरी? हाँ सही कहा। कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है। मैं चटपटा सलाद तो फटाफट बना सकती हूँ। सच में चटपटे सलाद के साथ अचार वाले सैंडविच की बात ही कुछ और है। क्या बताऊं, लगता है हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हाँ कुछ भी नहीं। अगर किसी को स्ट्रॉबेरी पसंद हो तो, या अंगूर, या टमाटर कैसा रहेगा? ओह, सेब, अखरोट, सलाद, सैंडविच, अंगूर, टमाटर। अब कुछ बात बनी। अब पिकनिक मनाने के लिए खाना काफी होगा। अच्छा हुआ मैं ज्यादा टिश्यूज ले आया। चलो देखें, हम 7 और साथ में लियो और एग्बर्ट हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्या अब खाने का वक्त हुआ है? ना, अब भी वक्त नहीं हुआ। तो ठीक है, हम थोड़ी देर और खेलते हैं। खाने का वक्त हो तो हमें बुला लेना हेनरी। क्या तुम मुझे खेलने के लिए नहीं कहोगे? मुझे लगा तुम खेलना नहीं चाहते हो हेनरी। लेकिन अब मैं अखबार पढ़ चुका हूँ और खेलना चाहता हूँ।
अगर दौड़ना या फेंकना ना पड़े और छांव में खड़ा रहूं और ज्यादा चलना ना पड़े। ओके, चलो आ जाओ। वाह, ये जगह बिल्कुल सही है। चलो फेंको ऑसवर्ल्ड। बॉल पकड़ो हेनरी। खाने का वक्त हो ही गया, चलो खाएं। ओके, तो शुरू करते हैं। पहले 3, तुम 2 और मैं, डेजी से 4 और पोंगो 5, 6, 7 और 8, देखो ठाट बाट, खाए मिल बांट कैटरीना के साथ। पेट भर गया। मेरा भी, और कुछ भी नहीं खा सकता। तुम्हारी पिकनिक बढ़िया थी हेनरी। बाय ऑसवर्ल्ड। हाँ बाय। बाय बाय। मेरा ख्याल है हमारे पास सबके लिए खाना था, बस एक ही चीज बच गई है, चटपटे अचार वाले सैंडविच। तो हम कल एक और पिकनिक मनाए हेनरी। और टिश्यू लाने होंगे। Sticky situation. अरे वीनी, मुझे नहीं लगता हम आज पार्क में खेल पाएंगे। हाय ऑसवर्ल्ड। ओह हाय डेजी। वाह, ये सब क्या है? मेरी मैरीगोल्ड आंटी ने अपने सुपर चिप को हनी बंस बनाने का तरीका लिखकर भेजा है और जरूरत की सब चीजें ये रही। ओह वाह, सुपर चिप को हनी बंस बनाना तो पार्क में जाकर खेलने जैसा ही मजेदार है, क्यों वीनी? मैदा, मक्खन, शक्कर, अब हम तैयार हैं। और भूलना मत मेरा पसंदीदा हर दिल अजीज शहद का बड़ा सा डिब्बा। हम पहले क्या करें? देखो, सबसे पहले हमें 2 कप मैदा लेना है। 2 कप मैदा, लो ये रहा। 1, 2, अब आगे? अब हमें चाहिए 1 पैकेट मक्खन। बस 1 पैकेट? क्या तुम्हें यकीन है? हाँ दीदी, बस 1 पैकेट मक्खन का। अब हमें चाहिए 2 चम्मच शक्कर। सिर्फ 2? कम लगता है, क्या हम 4 डाल दें? नहीं डेजी, इसमें साफ साफ लिखा है सिर्फ 2 चम्मच। 2 चम्मच शक्कर। और आखिर में हमें 1 बूंद शहद की डालनी है। ये तो गलत है, कम से कम 2 बूंदे तो होनी ही चाहिए। 1, 2, पर डेजी, ये शायद 4 बूंदे। 3, 4, पर डेजी, या शायद पूरा ही डाल देना चाहिए। पर डेजी, इसमें सिर्फ 1 ही बूंद लिखा था। जानती हूँ, पर मुझे शहद पसंद है। और देखो क्या मीठी खुशबू है। हाँ, खुशबू अच्छी है, लेकिन ये बहुत चिपक गया है। लाओ, मैं मदद करूँ। ये क्या? अब चम्मच भी चिपक गया। ऑसवर्ल्ड, तुम सही हो। अगर मैं इसे हाथों से कसकर मल दूं तो शायद ये। डेजी, तुम्हें इस मैदे में हाथ नहीं डालना है क्योंकि तुम शायद इसमें चिपक जाओ।
ज्यादा ही डाल दिया। मेरी मदद करोगे ऑसवाल्ड? ठीक है, पर मैं ध्यान रखूंगा कि मैं भी चिपक ना जाऊं। शुक्रिया ऑसवाल्ड। ये क्या हुआ? ओह नहीं, अब तुम भी चिपक गए हो। शायद उस किताब में छुड़ाने का तरीका लिखा हो डेजी। बढ़िया आइडिया। अरे नहीं, मैं तो अब इसे पढ़ भी नहीं सकता। नहीं वीनी, तुम तो दूर ही रहो वरना तुम भी चिपक जाओगी। तो अब हम क्या करें? याद आया, हेनरी के पास चलते हैं, शायद वो कुछ कर सके। ओके, अगला कदम। अब ये पैर, अब ये पैर। आखिर पहुंच ही गए। गुड मॉर्निंग ऑसवाल्ड। डेजी, विनी, कोको पीना पसंद करोगे? असल में हेनरी, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हम सुपर चिप को हनी बंस बना रहे थे और अब हम सचमुच चिपक गए हैं। तुम इस किताब को पढ़कर देखो, अगर इसमें कहीं छुड़ाने का तरीका लिखा हो तो। जरूरत नहीं, मुझे सब कुछ आता है ऑसवाल्ड। बस मुझे इस मैदे को साफ करना होगा। ध्यान से हेनरी, कहीं तुम भी चिपक ना जाओ। कोई बचाओ। अब तो हम सचमुच चिपक गए। अब हम क्या करेंगे? जानती हूँ, किसी को फोन करके उसकी मदद मांगे। नहीं, मेरे पास इससे अच्छा आइडिया है। चलो किसी ऐसे को ढूंढे जो इस किताब को पढ़ सके, शायद इस तरह हम छूट जाएं। कुछ समझ न आए, हो गया है ऐसा हाल। ओफो, कुछ समझ न आए, हो गया है ऐसा हाल। ओफो, क्या हम होंगे पहले जैसे या रहेंगे सदा ऐसे? हम जुड़ गए तुमसे, तुम जुड़ गए हो मुझसे। लगता है बारिश होने वाली है, हमें उससे पहले छूट जाना चाहिए। एडवर्ड, लियो, क्या हमारी मदद करोगे? जरूर कर सकते हैं ऑसवाल्ड, बताओ क्या बात है? हाँ हाँ बताओ। हम सुपर चिप को हनी बंस बना रहे थे और अब हम लोग सचमुच चिपक गए। आहा, हम कैसे मदद करें? हाँ हाँ, कैसे मदद करें? क्या तुम लोग ये किताब पढ़कर बताओगे कि हम तीनों कैसे छूट सकते हैं? पर संभल कर, वरना तुम भी चिपक जाओगे। ये लो, अब हम भी चिपक गए। हाँ, हम भी। समझ गया। अगर तुम और एडवर्ड एक तरफ से खींचो और हेनरी और लियो दूसरी तरफ से। तुम्हारा मतलब टग ऑफ वॉर? हाँ, कोशिश करके देखते हैं। 3 गिनने पर खींचना। 1, 2, 3। शायद हमें किसी ऐसे को ढूंढना चाहिए जो किताब पढ़कर बता सके। चलो चलते हैं। ध्यान से मिस्टर फ्लाई, बहुत पास मत आना वरना तुम भी चिपक जाओगे। ऑसवाल्ड,
हेनरी और डेजी, अरे ये क्या, इतने सारे लोग इस तरह क्यों चिपके हैं? क्या कहूँ मैडम बटरफ्लाई, हमने सुपर चिपकू हनी बंस में पूरी बोतल शहद की डाल दी और अब हम लोग सचमुच चिपक गए। अरे नहीं, तुम्हें बस एक बूंद डालनी चाहिए, समझे? आप जानते हैं। क्या आप ये किताब पढ़कर बताएंगी कि हम कैसे छूट सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं ऑसवर्ल्ड। पर संभल कर, वरना आप भी चिपक जाएंगी। चिंता मत करो ऑसवर्ल्ड, मैं ज्यादा ध्यान रखूंगी। कैटरीना, रुको। ओह, ये क्या? अब हम लोग सचमुच हाँ सचमुच चिपक गए। हम कागज की गुड़ियों का साथ रहना जरूरी है, पर ये तो कुछ ज्यादा ही है। ये क्या, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। ऑसवर्ल्ड, शायद बहुत बुरा हो रहा है। अब हम क्या करें? इस तरफ नहीं, यहाँ पर। रुको सब लोग, जहाँ हो वहीं पर रहो। ऑसवर्ल्ड, हम सब भीग रहे हैं। यही तो चाहिए। अरे मैं तो छूट गई हूँ। और देखो, मैं भी। और मैं भी। है ना मजेदार बात? चलो यहाँ से चलें। अब मैं इस किताब में देखता हूँ कि आखिर छूटने के लिए कौन सा तरीका लिखा है। क्या लिखा है? लिखा है, बहुत सारा पानी इस्तेमाल करो। सब लोग देखो, बारिश रुक गई। अरे ऑसवर्ल्ड, वापस चलते हैं और कुछ हनी बंस बनाते हैं। इस बार मैं अपने मन से कुछ नहीं करूँगी। डेजी, मेरे पास इससे भी अच्छा आइडिया है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बहुत सारे हनी बंस बनाए हैं जो सबके लिए काफी होंगे। हाँ, ये आइडिया ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल सही कहा। चलो मजा आएगा भाई, चलो।